हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है कि क्या लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है, थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, उससे एलिफेंट्स जो हैं, हाथी जो हैं, वो मारे जा सकते हैं। कैन लाइटनिंग फ्लैश, एक सिंगल फ्लैश एलिफेंट्स को मार सकता है? इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। वैसे आप जानते हैं कि बिजली जो है, जो टॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो पेड़ हो गए, बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, टॉवर्स हो गए। इसी तरह से एलिफेंट्स की हाइट, दे आर टॉल एनिमल्स, जिराफ्स दे आर टॉल एनिमल्स, रेनडियर्स के पोटेंशियल रहता है कि वो थंडरस्टॉर्म को, लाइटनिंग को, स्पेशली थंडरस्टॉर्म इज़ अ डिफरेंट थिंग, लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब देखिए, रिसेंटली क्या न्यूज़ थी कि 18 एलिफेंट्स की डेथ हो गई असम के एक हिल टॉप पे, और माना जा रहा है, जो प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये बताती है कि लाइटनिंग की वजह से ये हुआ है, यानी बिजली गिरने की वजह से 18 एलिफेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो गई। लेकिन अभी भी जो स्टेट है वो वेट कर रही है, फाइनल रिपोर्ट आएगी और उससे क्या पॉसिबल कॉजेज़ हमारे सामने निकल के आएंगे। बट मेजरली इट इज़ लाइटनिंग, क्योंकि वहाँ पे आसपास के एरिया में भी देखा गया कि काफ़ी कुछ एनिमल्स थे जो इंजर्ड भी थे, पेड़ पौधे हैं जो जल गए थे। दूसरी बात, साइंस की बेसिस पे बात करें तो येस, हिस्ट्री साइंस की इस तरह के इवेंट्स की हमें बता दी कि एनिमल्स लाइटनिंग से उनकी डेथ होती है। अब यही क्वेश्चन है कि किस तरह से, हाउ डज लाइटनिंग किल एनिमल्स। देखिए, लाइटनिंग से एनिमल्स मारे भी जा सकते हैं, इंजरीज भी उनको पहुंच सकती है। इस तरह के बहुत सारे पेपर्स जो हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोमेट्रियोलॉजी 2012 में ये पब्लिश किए गए, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइटनिंग से एनिमल्स को हार्म पहुंचता है। अब एक चीज़ आती है डायरेक्ट फ्लैश, कि एकदम से डायरेक्ट फ्लैश कहीं पे लाइटनिंग की पड़ रही है, तो यहाँ पे एनिमल इन द ओपन फील्ड में भी स्ट्रक। यहाँ पे अगर कोई एनिमल ओपन फील्ड में है, उसके आगे पीछे कोई शेल्टर नहीं है, ओपन फील्ड पे है, तो उसका जो बॉडी पार्ट है, अगर वहाँ पे बिजली पड़ती है, जो प्रोट्रूड आउट कर रहा है, वो बाकी एनिमल्स को टच करता है, बाकी जगह पे विसिनिटी में उनके टच में आता है, तो इससे एनिमल्स की डेथ हो सकती है। और टॉलर एनिमल्स, जैसे मैंने आपको कहा, मोर वल्नरेबल, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। उसके बाद ये डायरेक्ट फ्लैश की बात थी कि डायरेक्टली एनिमल पे पड़ रहा है। दूसरा आ गया आपका साइड फ्लैश। साइड फ्लैश क्या होता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक करती है एक टॉल ऑब्जेक्ट पे, ट्री पे, एक पेड़ है, वहाँ पे बिजली पड़ी, और उसके बाद एनिमल जो उसके नीचे खड़ा है उस पे वो पहुँच पड़ती है, तो इसको हम साइड फ्लैश बोलते हैं। इट में जनरेट अ साइड फ्लैश, ट्री से टकरा के दूसरे एनिमल पे जाएगी, तो दैट इज़ योर साइड फ्लैश। उसके बाद टच पोटेंशियल की बात आती है। इफ़ वन पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड वाइल द अदर पार्ट इज एट हायर एलिवेशन, कि एक पार्ट एनिमल का ग्राउंड के साथ टच कर रहा है और दूसरा पार्ट उसका एट हायर एलिवेशन है। ये टॉलर एनिमल्स के लिए तो इज ट्रू, एलिफेंट्स हो गए, जिराफ्स हो गए। और अगर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद लाइटनिंग स्ट्रक ऑब्जेक्ट, तो यानी अगर किसी पे बिजली पड़ी, जो उसका टॉलर पार्ट है, जो हायर एलिवेशन पे है, वो उसके साथ अगर टच करेगा तो उसकी बॉडी से करंट पास हो सकती है। तो दिस इज टच पोटेंशियल। उसके बाद स्टेप पोटेंशियल भी होता है, थ्रू ग्राउंड जो लाइटनिंग जाती है। यहाँ पे आप कह सकते हैं उन एनिमल्स के लिए, स्पेशली 4 लेग्ड एनिमल जो हो गए, जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, कि जो फ्रंट फुट और जो पीछे वाले 2 पाँव हैं, हाइंड फीट जो हैं, उनमें काफ़ी डिस्टेंस है, दे आर फार इनफ, और इससे जो पार्शियल करंट है वो बॉडी से पास हो सकती है कुछ सर्कमस्टांसेस में, तो इसको हम स्टेप पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब ये मैंने आपको डायरेक्ट फ्लैश, साइड फ्लैश, टच पोटेंशियल, ये सब बताया। इसके बाद देखते हैं असम में, समझने की कोशिश करते हैं कि असम में क्या हुआ होगा। एक जो इनके टीम के मेंबर हैं, उन्होंने जो पोस्टमार्टम एलिफेंट्स का हुआ वहाँ पे बताया कि करंट फ्लोइंग थ्रू द ग्राउंड, जो ग्राउंड से करंट जा रही थी उससे प्रॉबेबली वहाँ पे एलिफेंट्स की जान गई है, और ये जो ग्राउंड से ऐसे जा रही थी, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप पोटेंशियल। और इसके बाद ये जो करंट है, जो ग्राउंड से फ्लो करती है, जो लाइटनिंग स्ट्राइकिंग के बाद जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होती है, जहाँ पे, जिस जगह पे ये पड़ती है, वहाँ पे हाईएस्ट आप कह सकते हैं इसका पोटेंशियल रहता है पॉइंट ऑफ स्ट्राइक पे। लेकिन विद डिस्टेंस ये डिक्रीज होता है, कि किस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रही है वो डिक्रीज होगा। तो स्टेप पोटेंशियल में यही है। यहाँ पे एक बार स्टेप पोटेंशियल फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या था, 4 लेग्ड एनिमल्स के केस में, कि आगे वाले पाँव जो हैं जानवर के, वहाँ पे अगर पड़ रही है लाइटनिंग ग्राउंड से, तो हाइंड फीट की तरफ जाएगी, तो इस वजह से एनिमल्स की डेथ हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस
है उसके बीच में, पोटेंशियल आगे सबसे ज़्यादा होगा और जैसे जैसे डिस्टेंस होगा तो वो डिक्रीज़ होगा। तो यही चीज़ असम के लिए कही जा रही है कि स्टेप पोटेंशियल की वजह से वहाँ पे एलिफेंट्स की डेथ हुई है। उसके बाद ये हो सकता है कि जो एलिफेंट है, सपोज़ वो स्ट्राइक पॉइंट को फेस कर रहे हैं, जहाँ पे लाइटनिंग पड़ी, बिजली गिरी, उसको फेस कर रहे हैं, तो करंट जो है वो फ्रंट फीट जो कि हायर पोटेंशियल हो गया और हाइंड फीट पीछे वाले फीट जो मैं आपको जिस तरह से समझा रही हूँ स्टेप पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोक्यूट हो सकता है, इसमें एनिमल की जान जा सकती है इस प्रोसेस में। अब अगली बात यहाँ पे ये है कि इट कैन हैपन बिकॉज इन अ सिंगल लाइटनिंग फ्लैश करंट फ्लोज टू द ग्राउंड सेवरल टाइम्स। तो अगर क्या होता है कि एक सिंगल लाइटनिंग फ्लैश अगर होती है तो जो करंट है वो ग्राउंड से सेवरल टाइम्स गुजरती है, इसको बोला जाता है सब्सिक्वेंट स्ट्रोक्स, कि एक स्ट्रोक के बाद बाकी स्ट्रोक्स भी आते हैं, इसलिए हमें लाइट जो है वो फ्लिकर करते हुए नज़र आती है, लाइटनिंग फ्लिकरिंग जो है वो हमको दिखती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो हर एक सब्सिक्वेंट स्ट्रोक है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स के साथ गया और इस वजह से एनिमल्स की वहाँ पे डेथ हुई। तो ये कुछ रीजंस हैं जो फिजिक्स मतलब बताती है कि प्रॉबेबली ये रीज़न हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़रूर है। बाकी दो पॉसिबिलिटीज़ और भी हैं मल्टीपल डेथ्स की अदर देन स्टेप पोटेंशियल। एक तो स्टेप पोटेंशियल इज़ वन पॉसिबिलिटी और दूसरा है साइड फ्लैशेस, कि फर्स्ट एलिफेंट पे जो लाइटनिंग है वो स्ट्रक हुई और उसके बाद साइड फ्लैशेस गई, जैसे मैंने आपको ट्री के केस में बताया कि ट्री के केस में ट्री पे पड़ती है और फिर साइड कोई एनिमल वहाँ पे है तो वो भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो हो सकता है स्टेप पोटेंशियल की जगह साइड फ्लैशेस भी हों। इसलिए लाइटनिंग सेफ्टी में हमेशा कहा जाता है कि अगर लोग आसपास खड़े हैं तो कम से कम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पे खड़े रहें थंडरस्टॉर्म की कंडीशंस पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल साइड फ्लैशेस जो है नियर बाय प्लेसेस में वो हो सकती हैं। अब एनिमल्स की बात करें, एलिफेंट्स की बात करें, क्यों वल्नरेबल हैं, लाइटनिंग इन पे क्यों ज़्यादा असर कर सकती है, बिजली गिर सकती है इन पे, क्योंकि एक तो आप समझ गए स्टेप पोटेंशियल कि एक तो इनके फ्रंट फीट और हाइंड फीट थोड़े वाइड अपार्ट हैं, तो ग्राउंड से ट्रैवल कर सकती है, उनकी बॉडी से ट्रैवल कर सकती है, ये उसको वल्नरेबल बनाते हैं। अगर कोई छोटा एनिमल होगा लाइक रैट, वो इतना वल्नरेबल नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। उसके बाद यूजुअली एक एनिमल जिसका बहुत ज़्यादा बॉडी मास है वो लार्जर करंट को फेस कर सकता है। अगर जैसे स्टेप पोटेंशियल की हम बात करें, यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन यहाँ पे रख भी सकते हैं कि शायद वो उसको सह भी जाए, बट एलिफेंट कुड बी सब्जेक्टेड टू लार्जर स्टेप पोटेंशियल। लेकिन एलिफेंट्स के केस में ये स्टेप पोटेंशियल काफ़ी बड़ा हो सकता है और जो करंट है उसकी बॉडी में वो लीथल हो सकती है, लेकिन वो 100% लीथल होगी इसके चांसेस भी कम रहते हैं। इसलिए यहाँ पे हर एक क्राइटेरिया डिस्कस किया जा रहा है दैट इट कुड बी स्टेप पोटेंशियल, इट कुड बी साइड फ्लैश, राइट। और जो ऑथर हैं अलग अलग पेपर्स के वो ये बताते हैं कि एलिफेंट्स जो हैं वो अपनी हाइट की वजह से भी ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं। जैसे कि आपने साउथ अफ्रीका में लास्ट ईयर 2 जिराफ्स की डेथ भी देखी थी लाइटनिंग की वजह से। उसके बाद और भी जो जर्नल्स हैं इकोलॉजी के वो सजेस्ट करते हैं कि जो हाइट है उसकी वजह से जिराफ की डेथ हुई, एलिफेंट्स के लिए भी सेम जो चीज़ है वो काम कर सकती है। तो पहले कैटेगरी में हमने डाला कि स्टेप पोटेंशियल हो सकता है, स्लाइड फ्लैश हो सकता है, फिर उसके बाद हमने बोला उनकी हाइट भी एक फैक्टर रहता है। अब एलिफेंट्स क्या डायरेक्ट फ्लैश से भी उनकी जान जा सकती है? तो देखिए इसके कितने चांसेस हैं। डायरेक्ट फ्लैश जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट लाइटनिंग को अट्रैक्ट करते हैं, तो चांसेस इसके भी डेफिनेटली हैं कि उसकी विसिनिटी में कितने एनिमल्स थे, जिस एनिमल पे डायरेक्ट फ्लैश पड़ा उससे भी जान जो है वो जा सकती है। और आगे पीछे अगर टॉल ट्रीज़ हों यूजुअली जो कि एलिफेंट से ज़्यादा लंबे हों पेड़, वहाँ पे चांसेस हैं कि ट्रीज़ जो हैं उन पे बिजली गिरेगी। लेकिन अगर ओपन ग्रास फील्ड्स पे हैं तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि डायरेक्टली एनिमल पे ही बिजली गिरी होगी। अब ये जो बामनी हिल है असम में, यहाँ पे एलिफेंट्स जितने भी मरे हैं, यहाँ पे कोई भी टॉल ट्रीज़ नहीं थे दैट कुड हैव टेकन द ब्रंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स, यानी जो टॉलर ऑब्जेक्ट है उस पर बिजली गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर एलिफेंट से बड़े ट्रीज़ होते, लंबे ट्रीज़ होते, तो शायद ब्रंट ऑफ लाइटनिंग बिजली उन पे गिरती, कुड भी चांसेस मतलब थे ज़्यादा उसके। लेकिन जो ये एरिया है बामनी हिल्स, यहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं हैं, स्मॉलर ट्रीज़ हैं। और जो बाकी इन्होंने रिपोर्ट जाके उस जगह का जो बाद में जाके चेक करते हैं उन्होंने देखा तो आगे पीछे छोटे ट्रीज़ थे जो जले पड़े थे। तो डेफिनेटली ये चीज़ जो हुई है वो लाइटनिंग की वजह से हुई है, एलिफेंट्स की जान गई है। और बहुत सारे एलिफेंट्स थे जिनको इंजरीज थी, किसी के कान जल गए थे, किसी की बेलीज पे प्रॉब्लम थी। अब 2007 में भी 5 एलिफेंट्स थे। सिमिलर इंसिडेंट बक्सा टाइगर रिजर्व में हुआ था वेस्ट बंगाल में। 2016 में 300 रेनडियर जो हैं वो भी नॉर्वे
में जो प्लाट्यू है वहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स की चपेट में आए थे। और 1972 का रिपोर्ट है 53 रेनडियर अलास्का में लाइटनिंग स्ट्राइक से उनकी डेथ हुई थी। तो अब एलिफेंट्स, जैसे आपको पता है, अफ्रीकन एलिफेंट्स, एशियन एलिफेंट्स दो तरह के होते हैं। तो रिसेंट न्यूज़ देखते हैं कि रिसेंटली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज़ डिक्लेयर्ड अफ्रीकन एलिफेंट एंड सावना बुश एलिफेंट्स इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड रिस्पेक्टिवली। अभी तक हमने लाइटनिंग को लेके एलिफेंट्स को डिस्कस किया कि लाइटनिंग से किस तरह से एलिफेंट्स जो है वो मरे होंगे, अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स जो है वो डिस्कस किए। अब जनरली एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अफ्रीकन एलिफेंट्स क्यों न्यूज़ में रहे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट और सावना एलिफेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में IUCN की लिस्ट में डाला गया। पहले इनको सिंगल स्पीशीज़ की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब इनको पहली बार दोनों स्पीशीज़ को सेपरेटली IUCN रेड लिस्ट में रखा गया है। अफ्रीकन एलिफेंट सबसे बड़े एनिमल्स हैं, लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स हैं अर्थ पे, और ये हमारे एशियन एलिफेंट्स जो इंडिया में पाए जाते हैं उनसे भी साइज़ में बड़े हैं। तो यहाँ पे आप इनका साइंटिफिक नेम, IUCN स्टेटस देख सकते हैं। इसके बाद एशियन एलिफेंट्स को भी हम जल्दी से देखते हैं। 3 सब स्पीशीज़ हैं, इंडियन, सुमात्रन, श्रीलंकन। ग्लोबल पॉपुलेशन 20,000 से 40,000 के बीच में है इनकी, और साइज़ में ही अफ्रीकन से छोटे रहते हैं। इनको एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल रखा है, और 2019 में आप देख सकते हैं कि अराउंड 48,000 to 51,000 इंडिविजुअल्स, इनका जो नंबर है वो एस्टिमेट किया गया था। हाई डेथ रेट है और लो बर्थ रेट है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। और थ्रेट्स जैसे हैं एलिफेंट्स को, इस पर हमने अलग से भी टॉपिक लगाया था। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा है, इलीगल पोचिंग होती है, हंटिंग होती है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट पे एक अलग से वीडियो भी आपको इन्वायरमेंट पे मेरी मिल जाएगी। एनीवे, इसके बाद आप देखिए एलिफेंट्स नॉट कॉमोडिटीज़ रिपोर्ट। अदरवाइज देखिए, जो भी वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन है वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, और एलिफेंट्स के लिए कहा कि एक कॉमोडिटी नहीं है, इनके वेलफेयर के लिए स्टेप लिया गया है। जैसे सर्कस में इनको यूज़ किया जाता है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये ट्रेंड्स जो हैं इनको रोका जाए। कंडीशंस एलिफेंट्स के लिए वो एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ बन के रह गए इंडिया में, और ये अलार्मिंग एलिफेंट टूरिज्म ट्रेंड्स हैं एक देश के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनिमल को बहुत स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। अब इंडिया जो है इज़ अ होम टू सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स यूज्ड इन टूरिज्म इन एशिया। अब एशिया में जितने भी एनिमल्स को टूरिज्म के लिए यूज़ किया जाता है, इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है। 21 वेन्यू सर्वेज जो हैं वो बताते हैं 509 एनिमल्स जो हैं, द रिपोर्ट फाउंडेड दैट 45 ऑफ द एलिफेंट्स वर केप्ट इन सेवियरली इनएडिक्वेट कंडीशंस। यानी 509 एलिफेंट्स में से 45% जो एनिमल्स हैं उनको बहुत ही बुरे हालात में रखा जाता है। अभी इंस्टाग्राम पे भी आपने एक वीडियो देखी होगी, और वहाँ पे दे वर आस्किंग कि हमको एलिफेंट्स को ऐसे काम करते हुए कि वो बॉल से खेल रहा है, सर्कस में कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है, बट उसके पीछे बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है एनिमल के लिए, और वो एनिमल के मेंटल, उसको बहुत स्ट्रेस में, उसकी मेंटल कंडीशन को, उसकी फिजिकल कंडीशन को बहुत स्ट्रेस में डाला जाता है। क्या ये सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी चीज़ पे ये रिपोर्ट है कि दे शुड नॉट बी यूज्ड एज अ कॉमोडिटी। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने लाइटनिंग को मेजरली डिस्कस किया कि किस तरह से एनिमल्स की जान उससे जा सकती है, और असम का जो रिसेंट इंसिडेंट है उसके बाद में इन जनरल मैंने आपको अफ्रीकन एलिफेंट्स और एशियन एलिफेंट्स के बारे में बताया। PDF में ये सारी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।